नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दावतांश क्लासेस पर। एक ऐसा क्लास जो कि आपके लिए रोज एक अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आ रहा है, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आ रहा है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहा हूं उस टॉपिक का चर्चा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस पर, बैक पर। और बैक के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, टीचर यानी कि गुरु। दोस्तों, हमारे जीवन में गुरु का एक अहम रोल है और गुरु एक ऐसी उपाधि है जिससे हम दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं और सीख करके हम सिखाने वाली प्रक्रिया में आगे आते हैं। कहने का मतलब है, जीवन का हर एक क्षण गुरु के बिना अधूरा है। हम जहां भी रहते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं, वहां भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बताए गए रास्ते का यानी मार्ग का हमें आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों, टीचर्स के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि इफ यू रिस्पेक्ट एंड ओबे हिज टीचर, then you never fail in your life. If you respect and obey his teacher, then you never fail in life. कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप अपने अध्यापक का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, तो आप कभी भी जीवन में फेल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारत देश है और भारत देश हमेशा ही गुरु और शिष्य की परंपरा पर चला है। आइए अपने सभी गुरुओं को एक बार प्रणाम करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं और इस कक्षा की यानी कि दावतांश क्लासेस के एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा पर चर्चा किया था दोस्तों, यानी कि जो कि द्रव्य यानी किसी भी मैटर की चौथी अवस्था थी। दोस्तों, आज हम द्रव्य की पांचवी अवस्था पर चर्चा करेंगे। द्रव्य की पांचवी अवस्था क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द्रव्य की पांचवी अवस्था जो आपका है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव्य की पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि हमने यहां पर लिखा है आइंस्टाइन और हम बोल रहे हैं आइंस्टीन। दोस्तों, इसमें घबराने की कोई भी बात जरूरत नहीं है आपको। आइंस्टीन और आइंस्टाइन दोनों ही एक ही वैज्ञानिक हैं। उनको हिंदी में लोग आइंस्टाइन लिखते हैं और इंग्लिश में आइंस्टीन लिखते हैं, तो इसमें आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या होता है कि इंग्लिश जो है हमेशा से द्विभाषीय है, ठीक है ना, लेकिन हिंदी हमारी कभी भी द्विभाषीय नहीं है। ठीक, आइएगा ध्यान दीजिएगा, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर, जिस कंटेंट पर आज हमें बात करना है वो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। दोस्तों, एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ हमारे इस भारत में हुए हैं। आज उन्हीं के सिद्धांत, उन्हीं के क्वांटम मैकेनिक्स और उन्होंने जो खोज किया है उसी के बारे में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और उसी में हमारा आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, सन 1894 की बात है। कितना? 1894, 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1894 की बात है और बात कहां की है? कोलकाता शहर, कोलकाता शहर या कत्ता कहें, जो भी आप, कोलकाता शहर। वहां पर एक भौतिक शास्त्री या यूं कहें कि गणितज्ञ ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आइएगा हम बताते हैं उनका नाम क्या था।
सत्येंद्रनाथ बोस। दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, बस आप लगे रहिए और ऐसे ही जो परंपरा चल रही है, ठीक है ना, शिक्षा ग्रहण करने की, इसको बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना, धमाका मचाते रहिए। तो सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सत्येंद्रनाथ बोस जी के पिता का नाम क्या था, सुन लीजिए। इनके पिता का नाम यहां हम लिख दे रहे हैं, सुरेंद्रनाथ बोस। क्या था? सुरेंद्रनाथ बोस इनके पिता थे। सत्येंद्रनाथ बोस के पिताजी का नाम सुरेंद्रनाथ बोस। दोस्तों जिनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी, देखिए चूंकि हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर कार्य करना है, उसके बारे में पढ़ना है, इसलिए पहले हम बोस आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं, यानी कि हम सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में जानेंगे। और क्यों जानेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा। सत्येंद्रनाथ बोस की जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शुरुआती पढ़ाई वो नदिया जिले के, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, नदिया जिले के बाड़ा जगुलिया ग्राम में हुआ था। समझ गए आप? नदिया जिले के बाड़ा जगुलिया ग्राम में हुआ था। किसका जन्म? सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म, ठीक है ना। सत्येंद्रनाथ बोस सन 1924 में इन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी किया और अदर सफलताएं भी इनको मिली। फिर जब ये 1924 में ढाका शहर के एक बहुत बड़े विद्यालय में रीडर के तौर पर कार्य कर रहे थे, यानी फिजिक्स डिपार्टमेंट में रीडर के तौर पर कार्य कर रहे थे, उसी समय इन्होंने एक लेटर लिखा फिजिक्स मैकेनिक्स के बारे में, एक लेटर लिखा। और ये लेटर वहां के कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर जो थे उनको इन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने इनके लेटर को सीरियसली नहीं लिया। इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने क्या किया, उस लेटर को महान वैज्ञानिक बोस आइंस्टीन को भेजा। बोस आइंस्टीन को जब वो लेटर मिला दोस्तों, तो बोस आइंस्टीन ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो काफी प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और उनके अंदर मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। किससे? बोस आइंस्टीन से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अक्टूबर 1924 की बात है। बोस जी यूरोप पहुंचे और यूरोप पहुंच करके वो 1 महीने पेरिस में रहे, और पेरिस में रहने के बाद वहां पर उन्होंने रेडियो धर्मिता पर, उस समय कार्य चल रहा था रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता आप पूछेंगे क्या है, तो रेडियो धर्मिता जो होती है जिनके अंदर रेडियो यानी स्वतः किरणें विघटित करने की या निकालने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और जो किरणें निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी यानी स्वतः किरणें विघटित करना। दोस्तों उसी समय रेडियो धर्मिता पर कार्य चल रहा था, और कार्य कौन कर रहा था? पी क्यूरी और मैडम क्यूरी। पी क्यूरी मैडम क्यूरी के पति थे, दोनों दंपति मिलकर के इस पर कार्य कर रहे थे। वहां पर भी बोस, सत्येंद्रनाथ बोस गए और वहां भी उन लोगों के साथ उन्होंने कार्य किया। उसके बाद दोस्तों ये एक्सरे किरणों की शोध चल रही थी वैज्ञानिकों की, और वैज्ञानिक कौन थे? मॉरिस दे ब्रॉगली। कौन? मॉरिस दे ब्रॉगली। अब मॉरिस दे ब्रॉगली कौन थे? मॉरिस दे ब्रॉगली। मॉरिस दे ब्रॉगली दोस्तों आपने सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, आपने
ब्रॉगली का नाम सुना होगा, इनके अपने क्वांटम मैकेनिक्स में इनका सिद्धांत भी आपने पढ़ा होगा। तो मॉरिस दे ब्रॉगली से उनकी मुलाकात हुई, जो कि भाई थे किसके, लुइस दे ब्रॉगली के भाई थे। और ये क्या कर रहे थे उस समय, मॉरिस दे ब्रॉगली एक्सरे किरणों पर शोध चल रहा था। वहां पर भी बोस जी ने कुछ कार्य किया, या यूं कहें कुछ सहायता की। इन्हीं सबसे प्रभावित होकर के पहली बार उनकी मुलाकात सन 1925, इतने में क्या हुआ, 1924 बीत गया और 1925 आ गया। और पहली बार 1925 में इनकी मुलाकात किससे हुई, बर्लिन में आइंस्टीन से हुई। किससे हुई, आइंस्टीन से हुई 1925 में पहली बार। और वहीं पर जब मुलाकात आइंस्टीन से हुआ दोस्तों, तब पहली बार उस लेटर के बारे में चर्चा हुआ और लेटर पर शोध कार्य करना शुरू हुआ। दोस्तों जब लेटर पर कार्य करना शुरू हुआ, तब हमें मिला बेक। क्या मिला, बेक। अब बेक मतलब क्या होता है, BEC, बेक। बेक मतलब दोस्तों, बी मतलब होता है बोस, ई मतलब होता है आइंस्टीन, और सी से होता है कंडेंसेट, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर कार्य करना शुरू हुआ, जो लेटर इन्होंने भेजा था सन 1925 में बर्लिन में। दोस्तों हुआ क्या, इन्होंने किया क्या, खोज कैसे हुई, इसको पहले हम इरेज करेंगे और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए, आपने अच्छे तरीके से सब कुछ समझ लिया। अब दोस्तों बात करेंगे कि जब इन्होंने उस लेटर पर कार्य करना शुरू किया, इन दोनों लोगों ने, तो वहां पर और भी कोई इनके साथ था। कौन था, बहुत जगह आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज का चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे उस व्यक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन था पहले ये जान लेते हैं। देखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस जी, प्लस अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन, जो भी आप कह लीजिए, प्लस पॉल, ध्यान दीजिएगा, पॉल दियरिक। ये तीन लोगों ने मिलकर के कार्य किया था। हमेशा चर्चा इन्हीं दोनों लोगों की जाती है, सत्यनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और पॉल दियरिक का कहीं पर चर्चा नहीं होता दोस्तों, लेकिन आप जान लीजिए कि पॉल दियरिक ने भी इसमें अहम रोल निभाया था, ठीक है ना। जब इन तीनों ने मिलकर के उस लेटर पर कार्य करना शुरू किया दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी जानकारी, बस आप देखते रहिए। कार्य करना शुरू किया, तब दोस्तों क्या हुआ, यहीं से एक कण की खोज हुई। किस कण की खोज हुई, एक बहुत अच्छे कण की खोज हुई, और जिसका नाम क्या पड़ा, बोसान। क्या पड़ा, बोसान। और बोसान नाम इस कण का इसलिए पड़ा क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो सत्येंद्रनाथ बोस से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने इस कण का नाम क्या रख दिया, बोसान रख दिया। क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस के लास्ट में क्या है, बोस, यानी कि बोसान। बोस से क्या पड़ गया नाम इसका, बोसान। तो आज आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझ लिया कि बोसान नामक कण का नाम बोसान क्यों पड़ा है, क्योंकि सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम पर इसका नाम बोसान पड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए जब बोसान की खोज हो जाती है, और वैसे मैं बता दूं आपको, क्वांटम फिजिक्स जो हमारा है, ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र जो पूरा है, उसमें दो प्रकार के सब एटॉमिक पाए जाते हैं। दो प्रकार के सब एटॉमिक्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार के सब एटॉमिक्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है बोसान। क्या होता है दोस्तों, बोसान होता है, और एक होता है फर्मियान। फर्मियान। अब बोसान क्या होता है, बोसान क्या होता है और फर्मियान क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एक ऐसा एटम यानी कि एक ऐसा परमाणु, एक ऐसा परमाणु जिसके लिए नंबर ऑफ
नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, जब इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मान का योग करेंगे, अगर वो संख्या इवन है, इवन मतलब दोस्तों क्या होता है, सम होता है। संख्या क्या है, सम है। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर वो संख्या क्या आती है, सम आती है, तो वो क्या होगा, बोसॉन कण होगा, यानी बोसॉन पार्टिकल होगा। ठीक है ना, जो पार्टिकल यहां खोजा गया था, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे क्या, बोसॉन। ठीक, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम नंबर होता है, विषम संख्या होता है, तो वो कौन सा कण होगा, फर्मियान होगा। वो पार्टिकल क्या होगा, फर्मियान होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि बोसॉन क्या है, फर्मियान क्या है। ये भौतिक शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सब एटॉमिक्स माने गए हैं, सब एटॉमिक माने गए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। बोसॉन की खोज तो यहां पर हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम वास्तव में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में करते क्या है, इस बात की चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में, दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी भी गैस के एक कण को ले लेते हैं और उसे परम ताप तक ठंडा करते हैं। प्लाज्मा में मैंने दोस्तों बताया था कि जितनी अधिक एनर्जी मिलेगी उतना ही प्लाज्मा का निर्माण हो रहा है। लेकिन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में यह प्रक्रिया उल्टी है, उस प्लाज्मा का विपरीत है। आप आराम से कह सकते हैं प्लाज्मा और आपका बैक, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। इसमें एनर्जी की जरूरत है प्लाज्मा बनाने के लिए, और इसमें जितना आपका कण ठंडा हो जाए, पार्टिकल आपका जितना ठंडा हो जाए, जितना आप ताप ठंडा कर ले जाइए उसका, उतना ही अच्छा है। अब चर्चा करते हैं। तो आप गैस के किसी एक कण को ले लीजिए। अगर मान लेते हैं किसी गैस का 1,00,000 कण है, कोई गैस हुई, तो उसमें कण कितने हैं, 1,00,000 कण है। कितने हैं दोस्तों, 1,00,000। नोट करते जाइएगा, 1,00,000 कण है। उसमें से हमें एक कण लेना है, एक कण, और इसी कण को हमें परम ताप तक ठंडा करना है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आखिर परम ताप क्या होता है। दोस्तों परम ताप मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। परम ताप को 0 केल्विन कहते हैं। अगर ताप हमारा 0 हो केल्विन में, तो उसे परम ताप कहते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे सर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। इसी परम ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। यानी अगर सेंटीग्रेड में कोई आपसे पूछे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, और अगर केल्विन में पूछ रहा है तो वो ताप कितना है, 0 केल्विन। अगर इतने ताप तक, इस परम ताप तक इस एक कण को ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो दोस्तों उस कण की अवस्था की जो गति होती है वो रुक जाती है। यानी जो पार्टिकल्स अभी तक गति कर रहे थे वो क्या होते हैं, उनमें से एक पार्टिकल जो है उसकी गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। और ये जो गति रुक रही है इसी को हम कहते हैं दोस्तों बैक, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। थोड़ा सा अलग भाषा में समझते हैं। देखिए मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग एक पात्र लीजिए, और पात्र में जैसे प्लाज्मा में हमने क्या लिया था, बर्फ लिया था, और उसको क्या किया था,
ठंडा कर रहे, सॉरी गर्म कर रहे थे बर्फ को लेकर के, तो वो धीरे धीरे द्रव में चेंज हुआ, द्रव से गैस में चेंज हुआ। दोस्तों इसमें हम उसका उल्टा करेंगे तो हम कण को ले लिए, ठीक है ना। किसको ले लिए? कण, किसी भी गैस का पार्टिकल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी गैस का पार्टिकल है। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, ठीक, तो इसलिए आप लोग हमेशा लगे रहिए वीडियो पर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और दावतांश क्लासेस को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। ध्यान दीजिएगा, गैस के कणों को, यहां पर मैंने कहा कि परम ताप में एक कण को, 1,00,000 में से एक कण को हम ठंडा करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि क्या हम पात्र में से केवल एक कण ले लेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ना ना ना। हमारा कहने का दोस्तों मतलब यह है, भाइयों, सज्जनों, स्टूडेंट्स, छात्रों, आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि इसमें से एक कण नहीं लेना है बेटा, इसमें से हमें हर एक कण का चर्चा करना है। देखिए, हर एक कण का चर्चा करना है, कोई भी कण हुआ हर एक कण का चर्चा करना है, लेकिन उसमें से हम एक कण ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? अगर हम एक कण पर हमारा कोई भी फार्मूला अगर वेरीफाई हो रहा है तो वही फार्मूला अन्य कणों पर भी वेरीफाई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है 1,00,000 कण में से एक कण उठा लेना है और उसी को हमें परम ताप तक ठंडा करना है। परम ताप 0 के और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तक गर्म करना है। गर्म नहीं करना, सॉरी, ठंडा करना, ठीक है। और जब आप ठंडा करेंगे दोस्तों, तब एक ऐसी अवस्था आएगी जब इसमें से पार्टिकल का जो गति होगा दोस्तों, क्या होगा? गति जो होगा वो एकदम रुक जाएगी। अब बताइए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि अगर किसी गैस की गति रुक रही है तो वो किस अवस्था में आ रही है? कमेंट्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर किसी भी तत्व की, अगर वो गैस है तो उसके पार्टिकल के कणों को ठंडा किया जा रहा है तो किस अवस्था में आएगी? दोस्तों पहले वो द्रव अवस्था में आएगी और द्रव अवस्था के बाद भी अगर उसको हम ठंडा करना जारी किए हैं कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना, कंटिन्यू किए हैं, तो वो आएगा ठोस अवस्था में। अब आप समझ गए होंगे, ठोस अवस्था में आ जाएगा। दोस्तों जब वो ठोस अवस्था में आ जाए, जैसे कि आपका बर्फ, गैस था, गैस को द्रव में चेंज किया, द्रव को आपने ठोस में ले आया, यानी बर्फ में ले आया, ठीक है ना। अब बर्फ में आपका गैस आ चुका है, तो बर्फ में आपका गैस अगर आ गया है तो क्या वो उसके पार्टिकल मूव करना बंद कर दिया है? नहीं, सभी पार्टिकल मूव करना बंद नहीं किए हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सभी पार्टिकल्स के मूव को बंद करना है। दोस्तों सभी पार्टिकल के मूव को बंद करने के लिए, क्रिया को रोकने के लिए, हमें इस गैस को, यानी कि जो अब बर्फ बन चुका है, इसे और ठंडा करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? और ठंडा करने की जरूरत है। और जब हम इसे और ठंड करेंगे और ठंडा करेंगे, तब क्या होगा? इसके पार्टिकल मूव करना बंद हो जाएंगे। यही अवस्था दोस्तों क्या कहलाती है? बेक कहलाती है, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाती है, जो कि द्रव्य की 5वीं अवस्था है। कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। तो आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बेक, यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाओं में दोस्तों ठोस, द्रव, गैस जो है वो मूल है। ये 3 अवस्थाएं मूल रूप से पाई जाती हैं। और ये जो दोनों अवस्थाएं प्लाज्मा और बेक आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये इन्हीं का रूप है कि नहीं है? यानी कि अगर हम
अधिक एनर्जी दे रहे हैं तो प्लाज्मा का निर्माण। अगर हम अधिक ठंडा कर रहे हैं परम ताप तक, शून्य के तक, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का निर्माण। अब तो क्लियर हो गया होगा टॉपिक, अब तो आप समझ गए होंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। दोस्तों, इन द्रव्य की पांचों अवस्थाओं को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सन 1920 से लेकर सन 1920 से लेकर के 1925 तक का ये जो काल है दोस्तों, काल मतलब क्या होता है? समय, समय है। इस समय में हम अपने सत्येंद्रनाथ बोस जी को याद करते हैं। ये वही काल है, स्वर्णिम काल, जहां पर वेग की खोज हुई थी और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बहुत अहम योगदान दिया था। इसलिए इस काल को आज भी हम उन्हीं के नाम से याद करते हैं। तो आइएगा एक बार अपने सत्येंद्रनाथ बोस जी के आत्मा के लिए शांति हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वही पुरानी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और साथ ही साथ खूब ज्यादा प्यार और समर्थन देते रहिए। दोस्तों, आपका प्यार और समर्थन ही हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।